आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर है और भय पैदा हुआ है काल सर्प योग के कारण। जितने भी लोग आते हैं ऑफिसेज में वो पूछते हैं कि भैया हमें ऑटोमेटिकली इतनी समस्या चल रही, क्या हमारी कुंडली में काल सर्प योग है? या कुछ लोगों ने हमें बताया है कि काल सर्प योग की शांति कराइए। ये भय जो लोगों में विद्यमान है, क्या ये काल सर्प योग के कारण है या ये ऐसे ही मार्केट में प्रचलन में कर दिया गया है? आज हम काल सर्प योग के डाउट्स को सारे क्लियर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि काल सर्प योग एक्चुअल में होता क्या है और उसके क्या उपाय हैं। तो आइए शुरू करें। तो काल सर्प योग बनता कैसे है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि किसी की भी कुंडली में अगर जब कोई सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में जाते हैं तब काल सर्प योग निर्मित होता है। अगर समझिए कि किसी के पहले भाव में राहु बैठा है तो उसके साथ में भाव में केतु विराजमान होंगे। राहु के सीक 90 डिग्री पे केतु विराजमान होते हैं। चाहे राहु पहले घर में हो तो 7वें घर में केतु विराजमान होंगे, राहु दूसरे घर में होगा तो केतु होंगे 8वें घर में। जब इसके अंदर सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे तब काल सर्प योग निर्मित हो जाता है। इसको हम पूर्ण तरीके का काल सर्प योग मानते हैं। पर इसको ऐसे समझिए कि अगर राहु और केतु के बीच में जब ये ग्रह जाते हैं और यहाँ पे कोई भी ग्रह उचका हो जाता है, समझ लीजिए बृहस्पति उचका हो जाए या शनि उचका हो जाए, तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। ये बात लोगों को पता नहीं होती, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह उचका हो जाता है तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि राहु और केतु से अगर कोई प्लैनेट बाहर चला जाए, जैसे राहु और केतु के बीच में जो ग्रह हैं उसमें से अगर शनि बाहर चले जाए तो आंशिक काल सर्प योग बनता है। मतलब राहु और केतु के बीच से अगर 2 प्लैनेट या एक प्लैनेट इन ग्रहों से बाहर चले जाते हैं तो आंशिक रूप से काल सर्प योग बनता है। पर लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और एक प्रकार का भ्रम पैदा कर दिया है कि कोई भी अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं या एकाध ग्रह बाहर चले जाए तो भी आपको काल सर्प योग है और आपको इसकी शांति करानी होगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमें कुंडलियों में बहुत अच्छे से देखना होता है कि क्या राहु और केतु में सही में किसी प्रकार का काल सर्प योग निर्मित है या ये आंशिक है या भंग हो चुका है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, अगर कुंडली में राहु और केतु उचके हो जाएं और उसके बाद काल सर्प योग निर्मित होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। बहुत सारे महान लोगों की कुंडलियों में काल सर्प योग बनते हैं और उन्होंने ऊंचाइयों की सबसे ज़्यादा बुलंदियों को छुआ है। उसका कारण यही है, या तो उनका राहु उचका होगा तो सीधी बात है केतु भी उचका हो जाएगा, या उनके राहु और केतु के बीच में जो प्लैनेट बैठे हैं वो उचके हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम से दूर रहिए कि आपको किसी प्रकार का काल सर्प योग है तो आपके जीवन में समस्या रहेंगी ही। इन 2-3 तरीकों से काल सर्प योग भंग होता है और हमेशा काल सर्प योग नुकसान कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहले आप अच्छे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा और देखिए क्या सही में हमें काल सर्प योग है, उसके बाद ही हमें किसी शांति की तरफ जाना है। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिए, आजकल एक और बात प्रचलन में आ गई है कि बहुत सारे लोग जो काल सर्प योग की शांति है वो किसी भी नदी में करा देते हैं। जैसे नर्मदा जी हो गई, इनके घाट के किनारे हो जाएगा, यमुना जी के किनारे करा देंगे, गंगा जी के किनारे करा देंगे। देखिए ये सही नहीं है। काल सर्प योग की शांति केवल नासिक में ही मान है, इसके पीछे की पूरी एक कहानी है शिव जी से जुड़ी हुई और उनको वरदान प्राप्त है कि जो भी लोग नासिक में जाकर ही काल सर्प योग की नागेश नागबली या काल सर्प योग की शांति कराते हैं तभी ये शांति पूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा आप किसी भी पवित्र नदी जैसे नर्मदा, गंगा या ऐसे किसी भी किनारे में अगर इसको करते हैं तो इसका आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि काल सर्प योग राहु और केतु से निर्मित होता है और राहु जो है उसको हम सिर मानते हैं और केतु को हम मानते हैं धड़। एक असुर जिसने अमृत पान कर लिया, विष्णु जी ने उनको सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि अमृत पान कर लिया था इसलिए ऊपर का हिस्सा राहु बन गया और धड़ का हिस्सा बन गया केतु। तो राहु को हम मानते हैं अटेंशन, यानी कि हमारा ध्यान किस तरफ है, और केतु को मानते हैं हम धारणा, यानी कि हम क्या चीज़ अपने जीवन में धारण करे हुए हैं। किसी भी कुंडली में राहु और केतु का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना सूर्य चंद्रमा इंपॉर्टेंट रखते हैं उतना ही कुंडली में राहु और केतु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु प्योरली हमारे अटेंशंस को बताता है कि हमारा इंटेंशन कहाँ होगा और केतु बताता है हमारे इंटेंशन को। ये ध्यान और धारणा के एक इतना इंपॉर्टेंट ग्रह हैं कि ये जिस जगह पर बैठे होंगे आपका अटेंशन, आपका फोकस आपकी लाइफ में हमेशा उसी जगह पर होगा। जिन लोगों को भी काल सर्प योग है वो एक छोटा सा उपाय करके देख सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि पहले पता कर लीजिए कि क्या आपको वाकई में पूर्णतः काल सर्प योग है, उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा। करना आपको ये है कि अपने घर का जो मेन डोर है उसमें आप गणेश जी की फ़ोटो एक सामने की तरफ लगा लीजिए और ठीक उनके पीठ के पीछे भी एक गणेश जी लगा लीजिए।
हमें गणेश जी क्यों लगाने हैं? क्योंकि गणेश जी ही एक पूर्णता उदाहरण है राहु और केतु के। क्योंकि गणेश जी का धड़ भी सिर से अलग कर दिया गया था और प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से वापस इनको जोड़ा गया। तो जो ऊपर का हिस्सा है गणेश जी के सिर का, उसे हम राहु मानते हैं, और जो धड़ का हिस्सा है इसे हम केतु मानते हैं। और जब हम अपने घर के मेन दरवाजे में इसे एक सामने और इसके पीछे की तरफ लगाते हैं तो ये राहु और केतु के रूप में काम करते हैं। और जिन घरों में भी फ्रंट डोर पे सामने की तरफ में गणेश जी आगे और पीछे लगे रहते हैं, उनके यहाँ काल सर्प दोषों से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। पर आजकल सभी लोगों ने अपने घर के मेन डोर में गणेश जी लगा लिए आगे और पीछे की तरफ में, ये बोलते हुए कि गणेश जी के आजू बाजू में रिद्धि सिद्धि है, तो पीछे दरिद्रता का वास है, इसलिए हमने पीछे भी गणेश जी लगा लिया है। तो ये गलत धारणाएं हैं। जिन लोगों को पूर्णता काल सर्प योग है और जो काल सर्प योग से परेशान है, केवल उनको ही अपने घर के मेन डोर में ऊपर गणेश जी लगाने और पीछे गणेश जी लगा लें। इसके अलावा आप कभी भी अपने घर के मेन डोर में गणेश जी नहीं लगाइए, इसके दुष्परिणाम भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव उपाय है जो कि काल सर्प योग से जुड़ा हुआ है, जो हमने बहुत लोगों के यहाँ कराया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। पर आप बहुत अच्छे से, मैं बार बार बोल रहे हैं कि आप एनालिसिस करा लीजिएगा कि क्या आपको सही में काल सर्प योग है। 80% से ज़्यादा लोगों को काल सर्प योग होता ही नहीं है। पूर्णता काल सर्प योग बहुत कम लोगों को होता है, और जिस तरीके का राहु और केतु अगर नीच का हो जाए तब ये काल सर्प योग सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हमेशा काल सर्प योग नुकसान ही कर रहा है। पहले अच्छे से एनालिसिस करा लीजिएगा, उसके बाद कोई भी पूजन और उपाय करिएगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।